मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों की प्रगति और सांस्कृतिक समीक्षा देखने के बाद अगर पूरे भारत में कोई एक ऐसी नगरी ढूंढी जाए जो स्वतंत्र चेतना को भी परिभाषित करती हो, कोशों के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नयन को भी करती हो, ऐसी एक पुण्य नगरी के आप सभी नागरिकों को एनबीटी ने जो काम किया है वो निस्संदेह आश्चर्यजनक इसलिए क्योंकि बहुधा संस्कृति और शिक्षा के जितने निकाय सरकारी होते हैं, उनकी चाल भी सरकारी हो जाती है। वो कुछ नया सोच नहीं, लेकिन चाहे पेरिस में भारतीय भाषाओं के लेखकों को ले जाकर मिलाने का प्रयास, चाहे कितने पुराने संस्थान युवाओं के साथ विद्यार्थियों के साथ क्षेत्रों में काम कर चुके हम जैसे सामान्य संवादकारों से संवाद का प्रयास। चाहता हूँ कि एक बार पूरा सदन सबसे पहले एनबीटी के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका आभार व्यक्त करें। मेरे प्रिय अनुज युवराज मलिक को बहुत शुभाशीष जो अपेक्षाएं उनसे करती है सरकार, और अपेक्षाएं हम सब लोग करते हैं, उन्हें पूरा किया। मेरे बड़े आत्मीय मित्र और महाराष्ट्र की शिक्षा संस्कृति वैभव को लेकर सरकार में रहते हुए सरकारों से बाहर प्रयास करने वाले जननेता भाई श्री विनोद तावड़े जी का बहुत आभार कि उन्होंने समय निकाला मेरे सम्मान के लिए। पुस्तक मेले में आप आए हैं और आप पुणे के आसपास के बच्चे हैं। आपका सौभाग्य है कि आपको इस तरह क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से मिलने का, उनसे सुनने का अवसर मिला। मैं जिस कस्बे में पैदा हुआ उसकी आबादी 9-10 हजार की, और वो एक व्यापारिक कस्बा दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर मुरादाबाद नैनीताल के रास्ते में सड़क पर एक कस्बा पड़ता है जहाँ कपड़े का व्यापार वहाँ मेरे पिताजी एक कॉलेज में पढ़ाते थे। एक सवाल हमसे अक्सर आज पूरे विश्व में पूछते हैं, आपकी अदालत में चले जाओ या कपिल के कार्यक्रम में चले जाओ, कहीं भी जाओ तो पत्रकार एक सवाल बहुत पूछते हैं। जैसे मैं पूना में 3 दिनों से लगातार रोज रात 3 घंटे बोल 5-7 हजार लोग सुनते थे। अभी 18-19-20 जनवरी को भी मैं पूना में ही अपने राम कर रहा हूँ, यहीं से अयोध्या जी स्वर्ण सपनों को पूरा करने के लिए 22 जनवरी को 100 वर्षों के संघर्ष के बाद करोड़ विश्व नागरिकों का एक सपना पूरा होने जा रहा है अयोध्या में। उसके दर्शन का मोक्ष अपनी आंखों को देने के लिए मैं यहीं से जाता हूं। ये भी बड़ा सौभाग्य है कि भगवान का पुण्य स्तवन यहाँ करूंगा और वहां जाकर उनके दर्शन करूंगा। एक बात सभी पूछते, अपेक्षा है कि मैं कुछ कविताएं सुनाऊं तो मैं आपको सुना दूंगा। लेकिन इससे पहले मुझे अवसर मिला है कि आने वाले मुझसे भी अधिक लोकप्रिय हो जाने वाले कवियों और लेखकों से मिलने का, क्योंकि ये मुझे भ्रम बिल्कुल नहीं है कि लोकप्रियता का जो स्तर मुझे माता वागीश्वरी के कृपा से प्राप्त हुआ वो अंतिम स्तर है। आप सब उससे आगे जाएंगे, ये मुझे पता है। संस्कृत में कहा गया है कालो निरवधि विपुला च पृथ्वी, काल की कोई अवधि नहीं है और पृथ्वी का कोई सिरा नहीं है। और ये इसको नहीं पता है साहित्य में काम करते हुए, राजनीति में काम करते हुए, समाज सेवा में काम करते हुए। इसका मतलब या तो वो मूर्ख है या वो धूर्त है। ये पता होना चाहिए कि ये समय आपका है, लेकिन आगे आने वाला समय उनका है, जिस समय जिनके साथ खड़ा होगा। मैं महाराष्ट्र में हूं, बंबई में ही रहने वाले हमारे कवि ने बहुत पहले कह दिया था, साहिर ने, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल फिर आएंगे। लेकिन ये बीज कैसे पड़ा? 80 के दशक में मैं 70 की पैदाइश हूं, अब मैं 53 वर्ष का हो गया। मैं 35 साल से मंच पर हूं। 1988 के 2 सितंबर को मैंने पहली बार कविता पढ़ी 100 रुपए में, और फिर 44 देशों में कविता पढ़ी, रोडवेज की बस में भी पढ़ी और चार्टर जहाज लेके भी पढ़ता हूं। तो ये जो इंजीनियर बनाने का जमाना था, डॉक्टर बनाने का जमाना था, उसमें एक मास्टर जी के लड़के ने कविता क्यों चुनी?
जो सवाल मुझसे पूछा जाता है वो ये कि आप पूना में 3 दिन से 3 घंटे बोल रहे हो, अब आप बेंगलोर में बोलोगे, एकल का कार्यक्रम है, फिर कहीं और बोलोगे 5 दिन, ये लगातार बोलते कैसे हो? ये ऋग्वेद का सूक्त याद कैसे आता है? ये यहां से धर्मवीर भारती, यहां से तुलसीदास, यहां से कालिदास, यहां से तुकाराम, ये याद कैसे आते हैं? ये कितने लोग ये जानना चाहते हैं? मुझे हाथ उठा के बताइए, मुझे सुनने वाले सभी लोग ये जानना चाहते हैं। पड़ोस की सीट पर तो वो यही पूछता है, भाई साहब क्या खाते हो, भाई साहब कितने टीबी की मेमोरी है। ऐसे सवाल अक्सर फनी पूछे जाते हैं। ट्विटर पर लगभग 10 मिलियन लोग हैं, वो भी पूछते रहते हैं। ये मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, लेकिन आज मेरा मन है कि फर्गुसन कॉलेज में, जहां इतनी स्वतंत्र चेतना गढ़ी गई हो कि अंडमान की दीवारें भी जिसको रोक नहीं पाई, उस सावरकर की भूमि में खड़ा होकर, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं मराठी की लिपि नहीं पढ़ सकता, मैं सीख नहीं पाया। अब कोशिश करूंगा। मेरा एक छोटा भाई यहां बहुत प्रसिद्ध लोकप्रिय एक गजलकार रहता है, विशाल बाग। मैं आज उससे पूछ रहा था कि तूने सीख ली? उसने कहा हाँ भैया, मैंने तो पूना आके पहला काम यह करा कि लिपि भी सीख ली, पढ़ना लिखना भी सीख लिया। तो मैंने गोमांतक भी पढ़ा है, तो हिंदी में अनुदित पढ़ा है। मैं चाहता था कि मूल सावरकर पढ़ूं या मूल तुकाराम पढ़ूं। और जब एक मैंने काम किया था भारतीय भाषाओं के महान कवियों का, तब मैंने महाराष्ट्र से भी 2 कवियों पर भी काम किया। मैं आज आपसे ये विशिष्ट अनुभव साझा करता हूं, 5000 रात कविता पढ़ने के बाद भी, जो मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे लगता है कि किसी कविता पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। जो बच्चे मेरे छोटे भाई बहन यहां बैठे हैं, जो अक्सर ट्विटर पर, इंस्टा पर देख के सोचते हैं कि कविता यहां तक पहुंच सकती है क्या? क्योंकि पहले 70 के दशक में जो फिल्मों में कवि दिखाया जाता था, वो हीरो का दोस्त होता था, और वो अक्सर एक गरीब आदमी होता था, कुर्ता पहने हुए, और वो हीरोइन की जो एक नौकरानी थी ना, उसी को लाइन मारता रहता था, कविताएं सुनाता रहता था नहीं वो वैसे। और वो कई बार उसकी शादी नहीं होती थी, इसलिए क्योंकि वो कवि है। कभी कभी फिल्म में इसीलिए डिस्कार्ड कर दिया गया कि वो कवि है। और शायर ने कहा, मेरे गीतों की पुजारिन ये तुझे क्या मालूम, मेरे अशआर की बाजार में कीमत क्या है। तो सबसे पहली लड़ाई तो यह थी कि अगर कविता पढ़ना कला है, अगर कविता रचना सिद्धि है, तो इस जगत की व्यापार वीथियों को इस सिद्धि का उचित मूल्य देना पड़ेगा। मूल्य का मतलब पैसा नहीं है, मूल्य का मतलब वो गंभीरता है कि भारतीय राजनीति के विशिष्ट चेहरे होने के बाद भी विनोद तावड़े जी ने या हमारे तमाम मित्रों ने स्वेच्छा से यह कहा कि कुमार विश्वास को नीचे से सुनना चाहिए। यह कविता की मूल्य धर्मिता है, यह कविता की आदर धर्मिता है। और यह कैसे पैदा होगी? यह कवि की स्वतंत्र चेतना से पैदा होगी। कवि जिस दिन नीचे बैठे हुए अतिथि और आयोजकों की भाषा बोलने लगेगा, उस दिन ये नीचे उतरना बंद कर देंगे, उस दिन ये मानेंगे तो अपना ही है। लेकिन जब तक इन्हें यह भय रहेगा कि ये है तो राष्ट्रवादी, ये है तो राष्ट्र की बात करने वाला, लेकिन अगर कश्मीर में सरकार बना लोगे बुआ के साथ, तो सबसे पहले ये आपके खिलाफ बोलेगा, तो ये आपको सुनते रहे। और मैं बोलता रहा, जब बनाई सरकार तो मैं बोलता था। मुझसे कहते थे हमारे मित्र, कई बार मिलते थे, राम माधव जी, अरे भाई क्यों? मैंने कहा भाई क्यों, आप ही कहते थे एक ध्वज एक निशान। ये 2 निशान लेके एक महिला बैठी है और कहती है कि अफजल गुरु शहीद था। हम दिल्ली में कहते हैं आतंकवादी, पहले तय करो। दबाव डाला, हुई बात। कवि का यही काम है। हर छत्रपति के दरबार में, हर शिवाजी के दरबार में एक भूषण की आवश्यकता है जो समय पर उसे बताता है। यह जो आवश्यकता है कवि की चेतना की, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, सरकारें स्थायी नहीं है, सरकारें आएंगी जाएंगी। और मेरा कथन नहीं है, एक कवि का कथन है, जिसके कारण ये सारे हैं, जिनका नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी था। उन्होंने ये बात कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता का खेल तो चलेगा। ये लोकतंत्र रहना चाहिए। लोकतंत्र मतलब आपको अपनी बात कहने की आजादी मिले। अब क्या हो गया है, कवि साहित्यकार बहुधा मंच के हिसाब से बात करता है। ये गलत बात है। जो सत्य है वो बोलिए। तो जो स्मृति है, वो स्मृति कहां से आई? स्मृति आई पुस्तक से। मैं जिस घर में रहता था, वो आर्थिक रूप से उस गली का सबसे पिछड़ा घर था।
दिवाली पर हमारे घर की पुताई हम पांचों चारों भाई मिलके खुद करते थे, और पड़ोस में जो सेठों के घर थे, जिनकी परचून की दुकान थी, कपड़े की दुकान थी, उनके यहां पुताई करने वाले आते थे। दिवाली पर हम सबके कपड़े बाजार से कपड़ा लेकर हमारी मां सिलती थी। बाकी जो मेरे साथ के बच्चे थे पड़ोस के रहने वाले, उनके कपड़े इलाके के एक बल्लू चाचा टेलर थे, वो सिलते थे। मेरे पास जो स्कूल जाने का थैला था वो मेरी मां का सिला हुआ था, और जो मेरे साथ के बच्चे थे उनके पास वो एक एल्युमिनियम का सूटकेस आता था छोटा सा, उसमें वो लेके जाते थे। मेरे लिए बड़ी तृष्णा का विषय था। अब उन बच्चों में अग्रगण्य कैसे देखो, मेरे घर में एक खजाना था जो उनके घर में नहीं था। मेरे पिता अध्यापक थे, उन्हें लाइब्रेरी एक्सेस थी, तो मेरे घर में नियमित दिनमान, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, कादम्बिनी जैसी पत्रिकाएं आती थी, और मेरे पास कोई अवसर ही नहीं था क्योंकि घर में रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था, बाहर में जा नहीं सकता था ज्यादा, तो मेरे पास केवल एक ही काम था कि इन सारी पुस्तकों को मैं चाट जाऊं, इनको पढ़ लूं। पता नहीं कब वो यूरेनियम अपने अंदर इकट्ठा हो गया, और जब अवसर मिला तो प्रकाश में परिवर्तित हो गया। मैं आज मुड़ के सोचता हूं, गीता प्रेस गोरखपुर एक कार्यक्रम कराता था, मानस गीता संवाद। हम सारे भाई उसमें बोलने जाते थे। वो अलग अलग क्लासेस का होता था, प्राइमरी स्तर का, मिडिल स्तर का। जैसे मैं प्राइमरी था तो प्राइमरी में जाता था, मेरी बहन मिडिल में थी तो वो मिडिल में जाती थी, और हम भाई बहन उसको जीत के लाते थे। लेकिन वहां पुरस्कार में पैसे घोषित होते थे पर पैसे नहीं मिलते थे। प्रथम पुरस्कार 101 रुपए मूल्य, नीचे लिखा होता की पुस्तकें। द्वितीय पुरस्कार 51 रुपए मूल्य की पुस्तकें। और एक अद्भुत बात मैं बता दूं आपको तावड़े जी, मैंने एक किताब मुझे मिल गई प्राइमरी में जीतने के कारण, मैं चौथी क्लास में था। उस किताब को पढ़ने की मेरी बौद्धिक क्षमता तो थी ही नहीं, लेकिन चूंकि मुझे वो पुरस्कार में मिली थी, मैंने अपने पिता को भी नहीं दी, और वो किताब आज भी मेरे पास है। और वो किताब थी इसी शहर के एक तपस्वी का अमृत। किताब का शीर्षक था गीता रहस्य, बाबा तिलक की किताब मुझे मिली। अब मेरे मन में उस किताब को लेकर एक आकर्षण पैदा हो गया कि ये तो मेरी किताब है। मेरे पिताजी ने कहा कि हमको दे दो, अभी तुम पढ़ने योग्य नहीं हो। तो मैंने इसे चुनौती के रूप में ले लिया, और चौथी पांचवी क्लास से 10वीं 11वीं 12वीं क्लास तक मैंने हर बार उससे पढ़ने की कोशिश की। एक समय ऐसा आया कि जब मुझे उस किताब का अर्थ खुलने लगा, और मुझे पता लगा कि कर्मयोग पर सबसे अच्छा विश्लेषण, अगर गीता की, मैं सभी का आदर कर रहा हूं, विनोबा जी की भी गीता की मीमांसा बहुत अद्भुत है। इसी पूना में ओशो ने जो गीता पर बोला वो भी बहुत अद्भुत है, लेकिन अगर कर्मयोग गीता का समझना है, और विश्व में अगर एक टीका आपको पढ़ने का अवसर मिले तो वो बाबा तिलक की गीता रहस्य है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। तो ये जो हमको अवसर मिला किताबें पढ़ने का, ये आपको सहज सुलभ हुआ है। और अभी तो कैटलॉग जो है वो आपके इंटरनेट पर है। पहले जब पुस्तक मेला दिल्ली में लगता था, पैसे होते नहीं थे, कम होते थे, तो हम सबसे ज्यादा खरीदारी उन प्रकाशनों पे करते थे जो ओल्ड एडिशन की किताबें उसी मूल्य पर बेचते थे। उनमें एनबीटी से सबसे ज्यादा किताबें लेने का इसलिए आनंद आता था कि एक तो एनबीटी की किताबें वैसे ही सस्ती होती थी, और दूसरी पुरानी छपी हुई किताबें बहुत कम मूल्य पर मिलती थी। तो सबसे ज्यादा बड़ा किताबों का थैला पुस्तक मेला जब दिल्ली में लगना शुरू हुआ, वो एनबीटी के यहां से लिया जाता था, आपके यहां से मैं लेके जाता था सब ज्यादा किताबें। आज जब कुछ किताबें भेंट कर रहे थे लोग बाग प्रकाशन में, तो हमारे मित्र तावड़े जी ने प्रकाशक से कहा कि ये किताब दे तो दो, पर कुमार जी के यहां पहले ही लाइन में 100-150 किताब रखी होंगी कि अब ये निपटानी है। मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, अभी यहां से उठ के दिल्ली जाऊंगा, लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम रहता है। लेकिन जो मेरे छोटे बच्चे यहां पर आए हैं, मेरी बेटी से भी कम आयु की बच्चियां आई हैं, लड़के आए हैं, अभी भी आप मेरे घर आइए, और जहां मैं सोता हूं, लाइब्रेरी तो छोड़ ही दीजिए, स्टडी तो छोड़ ही दीजिए, जहां सोता हूं वहां पानी के ठीक पास 4 किताबें निश्चित रूप से रखी होती है, जिनमें ऊपर वाली में एक पेन लगा हुआ होता है कि यहां तक पढ़ ली है। 50 पेज सोए बिना आज भी नींद नहीं आती। 50 पेज पढ़ने ही है, यह किसी की बाध्यता नहीं है।
और कई किताबें खड़ी खड़ी रखी रखी व्यस्तताओं के बीच मुझे ताना मारती रहती हैं कि इतना यश क्यों कमाना, इतना पैसा क्यों कमाना, इतनी भागदौड़ क्यों करनी। कई किताबें ऐसी होती हैं जिनको देख के लगता है कि यार 4 कार्यक्रम छूट जाए पर ये निबट जाए। बहुत दिन पहले योग वशिष्ठ पढ़ी थी, दोबारा शुरू करी और हालत ये हो गई कि बस अब लगता था कोई मिलने ना आए, कोई फोन ना आए, कोई बात ना करे, मैं इस किताब को निपटा दूं। एक बात ध्यान रखो यहां बैठे हुए बच्चों, उपलब्धियां मिल सकती हैं लेकिन खुद से संवाद का जो एकमात्र दरीचा है वो केवल किताब खोल सकती है। जितनी नेटफ्लिक्स की सीरीज देखोगे, जितनी अमेज़न की सीरीज देखोगे, उसमें तुम्हारी कल्पनाशीलता को ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है। किताब तुम्हारी कल्पनाशीलता का विस्तार करती है। जैसे अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हो, कुछ लोगों ने देखा होगा, उसमें किला कैसा होना चाहिए उन्होंने बना के दिखा दिया। जैसे अगर आप जोधा अकबर देखो तो अकबर कैसा लगता था ये बना के दिखा दिया, लेकिन अकबरनामा पढ़ो तो आपकी कल्पना खुद काम करती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक कहानी मैं सुनाऊं आपको। बहुत पुराने समय में एक बहुत सुदर्शन राजा था। जैसे ही मैंने कहा राजा था, तो राजा कहने की कल्पनाएं जो हैं वो जितने लोग बैठे सबकी अलग अलग है। जो शुद्ध मराठी है उसके लिए राजा की पगड़ी वो गोल वाली पगड़ी है। जो थोड़ा दिल्ली वाला है उसके लिए राजा की पगड़ी मुगलिया पगड़ी है। और यही बात अगर मैं अजमेर में कहूं तो राजा की पगड़ी है वो राजस्थानी पगड़ी है। यानी कि एक ही राजा अलग अलग व्यक्ति की कल्पना से एक वाक्य बन रहा है। वह एक बड़े महल में रहता था। अब बड़ा महल कैसा रहता था, जिसने जिस प्रकार की, तो आपकी कल्पना का विस्तार यह तभी संभव है जब आपने किताबें पढ़ी हो, आपके पास किताबें हों। जितने बच्चे यहां बैठे हैं, हर महीने 2 पार्टियों के, 2 पिज्जा खाने के, 2 फिल्म देखने के, 1 टी शर्ट खरीदने के, लड़कियों जो भी तुम सामान खरीदती हो वो खरीदने के पैसे बचाओ और हर महीने अपनी इच्छा की 2 पुस्तकें जरूर खरीदो। क्योंकि अब तुम्हारे पास यही शक्ति बची है। ये जो खजाना यहां लगा हुआ है, ये किसी भी बड़ी से बड़ी मॉल से बड़ा खजाना है जो यहां लगा हुआ है। इसमें से किताब अपने मन की उठाओ, पूरी पढ़ो और ध्यान रखना, पढ़ा हुआ शब्द आज काम नहीं आएगा, कल काम आएगा, क्योंकि वो आपके मन में चल जाएगा। अगर केवल पुस्तक खरीदने से ही आदमी समृद्ध हो जाता बुद्धि में, तो देश के सबसे बड़े विद्वान पुस्तकालय अध्यक्ष हुआ करते। उनके यहां तो रखी है, इसलिए संस्कृत में श्लोक है, पुस्तकस्तु या विद्या पर हस्ते गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। यानी कि पुस्तक में जो विद्या है और दूसरे के हाथ में गया हुआ जो पैसा है, अगर काम आ पड़े तो ना वो विद्या काम आती है ना वो पैसा काम आता है। आपका एटीएम कार्ड खो गया और आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े और रास्ते में ऑटो वाले ने 50 रुपए मांगे। आप कह रहे हो पैसे तो हैं क्योंकि जेब में है ही नहीं। आपने किताब में श्लोक तो पढ़ा था, आपने किताब में संदर्भ तो पढ़ा था, लेकिन किताब तो घर पे रखी है, आपको है ही नहीं। तो किताब लेनी भी है और किताब हृदयंगम भी करनी है। ऐसे समय में जब आपकी जानकारियां प्रदूषित की जा रही हैं, जितने बच्चे बैठे हैं हृदय पर हाथ रख के बताओ, तुम्हारी जानकारियों का कितना प्रतिशत व्हाट्सएप से प्रभावित है? सब मुस्कुरा रहे हैं और सब कह रहे हैं बहुत है, क्योंकि सुबह तुम्हें एक जानकारी भेज दी जाती है और वो दोनों तीनों तरफ से भेजी जाती है। कोरोना के टाइम में तो हालत ये थी, कैसी कैसी जानकारियां थी। सफेद गाय की पूंछ का काला बाल लो, उसे कपूर के साथ जलाओ और फिर उसमें भैंस के घी का छौंक लगा के उसकी गोली बना के खाओ तो कोरोना बंद हो जाएगा। ये सब और लोग कर रहे थे, ऐसा लोग उसमें लगे हुए थे। तो आत्मा की इम्यूनिटी जो है वो तभी बढ़ेगी जब आप किताब पढ़ेंगे। जितने लोगों को आप देख लो, जितने भी बड़े हैं, देखो बड़े होने का 2 अलग अलग बात और समझता हूं आज तुमको। मेरा लोभ जागता है बच्चों को देख के। मुझे क्षमा करेंगे कविता के शौक में जो लोग आए होंगे, जो पीछे बैठे हैं,
मैं ज्यादा मुखातिब हूं इनसे जो आगे बैठे हैं नीचे थैले लेके अपने बस्ते लेके, इनसे ज्यादा मुखातिब। देखो बेटा, दो तरह के लोग हैं, एक है सफल लोग और एक अच्छे लोग। एक है सफल जीवन और एक है अच्छा जीवन। मैं दिल्ली में वकीलों के कार्यक्रम में गया था, वहां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बहुत जज थे, तो मैंने माइक से कहा, यहां भी कोई वकील हो तो बुरा ना माने, मैंने कहा कि आप सब बड़े वकीलों और अच्छे वकीलों को प्रणाम करता हूं। तो लोग हंसने लगे, तो मैंने कहा नहीं, ये अलग अलग होते हैं, एक बड़ा वकील होता है, एक अच्छा वकील होता है। अच्छा वकील वो होता है जो कानून जानता है, और बड़ा वकील वो होता है जो जज को जानता है। तो दो अलग अलग वकील होते हैं। तो दो तरह के लोग हैं दुनिया में, एक है अच्छे लोग और एक है सफल लोग। मैं तुम्हारी सफलता की कामना नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे अच्छे हो जाने की कामना कर रहा हूं। पुस्तक तुम्हें अच्छा बनाएगी, अच्छा होना ही सफल हो जाना है। अन्यथा तो आजादी के पहले जो लोग इतने प्रतिभाशाली थे कि वे अंग्रेजों की सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कर रहे थे, चाहे श्री अरविंद हो, चाहे सुभाष बाबू हो, चाहे अन्य लोग हों, वो चाहते तो सफल जीवन बिता सकते थे, और बहुत सारे लोगों ने सफल जीवन बिताया भी। अंग्रेजों ने हर जिले में एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था प्रजा सुधार समिति। उसमें नगर के महत्वपूर्ण नागरिक हुआ करते थे। उनका काम होता था क्राउन के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले आतंकवादियों की सूचना सरकार को देना। यह क्या काम है? क्रांतिकारियों की मुखबिरी। इस देश में आजादी के बाद शहीदों का आकलन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चलो मानो, उनका भी आकलन नहीं हुआ कि ये कौन लोग थे जो ऐसा काम करते थे। गद्दारों का आकलन भी नहीं हुआ, क्योंकि इस देश का हाजमा थोड़ा ज्यादा है। ये कृतज्ञ लोगों को भी बर्दाश्त कर जाता है और कृतज्ञ लोगों को भी बर्दाश्त कर जाता है। लेकिन शिक्षा और आपका पुस्तक पढ़ना, इतिहास पढ़ना, अभी मेरे बाद मुझे पता लगा कि विक्रम भाई आएंगे, वो इतिहास की दृष्टि पर आपसे बात करेंगे। मेरा छोटा भाई सौरभ आएगा, लल्लन टॉप के माध्यम से उसने बड़ा काम किया है, वो अपनी दृष्टि से बात करेगा। लेकिन क्या विक्रम संपत ठीक कह रहे हैं, या कुमार विश्वास ठीक कह रहा है, या सौरभ ठीक कह रहा है, यह आपको तभी पता चलेगा जब आप उस विषय की प्रत्येक प्रकार की किताब पढ़ लेंगे। अन्यथा शक्ति जिसके हाथ में आ जाएगी, कुछ समय के लिए वो ठीक लगेगा। हिंदुस्तान के सिंहासन पर सबसे ज्यादा समय राज्य करा है एक आदमी ने, 52 ईयर्स। इतना बड़ा शासन किसी का नहीं हुआ। उसका नाम था जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर जब मरा तब उसके बेटे जहांगीर ने आगरा के लाल किले के चारों तरफ घेरा डाल रखा था, और अकबर अपने एक दूसरे प्रिय बेटे के साथ अंदर बंद था जिसको वो राज्य देना चाहता था। उन दिनों आगरे के किले में, जिस सिटी फोर्ट कहते थे, इसमें लोग रहते थे, एक बनारसीदास जैन नाम के सुनार रहते थे, सोने का काम करने वाले। वो रोज रात को सोने से पहले दिन भर क्या हुआ है इस पर 2 छंद लिखते थे ब्रज भाषा में। वो दुनिया की पहली ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट वाली कविता है। मैकमिलन ने वो किताब छापी है, उसका नाम है ऑटोबायोग्राफिकल राइम्स ऑफ ए जैन। बनारसीदास जैन समाज के बड़े सुधारक भी हुए। मैं एक बार उनकी किताब पढ़ रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ तावड़े जी। अकबर की शव यात्रा जब निकली, 52 साल राज्य करने वाले आदमी के पीछे 36 आदमी थे, जिनमें 6 सुपुर्दे खाक करवाने वाले मौलाना थे और 30 बूढ़े लोग थे, क्योंकि सबको डर था कि बाहर जहांगीर को पता चल जाएगा कि हम अकबर के साथ हैं। सोचिए आप, जिसका सूर्य नहीं तपता था। तो अकबर सही था या महाराणा प्रताप सही थे? हिटलर सही था कि चर्चिल सही था? चैम्बरलेन सही था कि मुसोलिनी सही था? यह पता कब चलेगा? जब दोनों तरफ की किताबें पढ़ी जाएंगी, दोनों प्रकार की। आज आप नेटफ्लिक्स की सीरीज देख लीजिए, सारे दुर्गुण हिटलर में हैं और सारी अच्छाई चर्चिल में है। क्योंकि हिटलर हार गया, चर्चिल जीत गया। विजेता का इतिहास लिखा जाता है, लेकिन हमको सच कैसे पता चलेगा? जब हम दोनों प्रकार का इतिहास पढ़ेंगे। सावरकर के विषय में इसी कॉलेज में खड़े होकर कह रहा हूं, जो टिप्पणियां करते हैं
और मैं तो गांधी के लिए भी कहता हूं, मुझसे लोग नाराज रहते हैं, मैं तो बापू के बारे में भी कहता हूं। ये कहना कि बापू ने गलत किया या सावरकर ने गलत किया, ये मेरी बहस और मेरी औकात का विषय ही नहीं है। ये दोनों मेरे घर के इतने बड़े थे कि इनकी बातों पर टिप्पणी करने की मेरी हिम्मत नहीं, औकात नहीं। दोनों का अपना अपना मार्ग था, दोनों की अपनी अपनी चेतना थी, दोनों को इस मातृभूमि के परातंत्र के गहर से निकालने की अपनी अपनी योजनाएं थी। उन योजनाओं से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हां, अब मुझे यह देखना है कि जहां तक मुझे देश सौंपा गया है, इसे आगे मैं कैसे लेके जाऊंगा। इसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए आवश्यक है कि मुझे इतिहास का सम्यक ज्ञान हो। इतिहास का मतलब ही यह है कि अगर यहां तक आते आते रास्ता तय करने और आने में कोई भूलें हो गई हैं, तो मैं उन्हें विनम्रता पूर्वक अपना बुजुर्ग समझ के क्षमा करते हुए कृतज्ञता से प्रणाम करूं और आगे दूसरे रास्ते की तरफ चलूं। और यह बेटा तभी संभव होगा जब आप पुस्तकें पढ़ेंगे, जब आप जीवन को किताबों के अनुसार गढ़ेंगे। तो आज मेरे इतनी देर बोलने के बाद पहला संकल्प तो जितने भी बच्चे यहां आए हैं और जो अब ये रिलीज होगा वीडियो, इस बात का संकल्प लो कि अपनी प्राथमिकताओं में, आपको मैं बता दूं, मेरी प्राथमिकता किताब के अलावा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं खरीदता, मैं जो कपड़े पहने हुए ये मैं नहीं खरीदता। ये वो जो ब्रांड पहनाता है, जो नीचे लिखता है ना इसका नाम वार्डरोब कर्टसी, ये वो देते हैं। जो टिकट है आने जाने का, वो इन्होंने अग्रवाल साहब ने और इन्होंने मलिक साहब ने दिया है। घर कैसे चलेगा उसका मानदेय ये देते हैं। ना मुझे घड़ी का शौक है, ना चश्मे का शौक है। पहले हुआ करता था गाड़ी वाड़ी का शौक, अब वो भी खत्म हो गया है। मुझको अगर आप लालच दे सकते हैं तो किताब का दे सकते हैं कि ये किताब मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं। और बहुत सारी किताबें हैं जिनको ढूंढने के लिए मैं लगा रहता हूं। आज सुबह ही सुबह जब विशाल मुझसे मिलने आया तो वारिस शाह की हीर लेके आया। मैंने सारा काम छोड़ के वो किताब पकड़ी। पैसे कहां हैं, चीजें कहां हैं, नहीं पता है, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि मैं अपने आप को तभी पढ़ सकूंगा जब मैं पुस्तक के पन्नों से गुजरूं। श्रीमद् भागवत गीता का पहला श्लोक, मैं तो आश्चर्य करता हूं कि बाबा तिलक को यहां से ले जाकर अंग्रेजों ने मांडले जेल में रखा। तुमको तो कितनी सुविधाएं हैं, बिना रेफरेंस के वो किताब लिखी गई है। आपने पढ़ी है, मूल मराठी में पढ़ेंगे तो अद्भुत ही है। मैं तो खैर हिंदी में पढ़ पा रहा हूं उसे, अभी भी मेरे पास उसकी 5-7 प्रतियां रखी रहती हैं। जो कोई चर्चा करने आता है, मुझे किसी में स्पार्क लगता है तो मैं उसको किताब देता हूं। एक बात और ध्यान रखिए, फूल बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन तभी तक जब तक कि वो बाग में उपवन में लगा हुआ हो। उसे तोड़कर काटकर एक पॉलिथीन में गोल लपेट के देने की बजाय साल भर में कोशिश करिए, जितने भी बच्चों की बर्थडे आए, एक पुस्तक लेके जाइए वहां पर, उनके घर के लिए किताब लेके जाइए। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं, मुझे दुख होता है, मैं कह नहीं पाता हूं, 500-500 400-400 रुपए का बड़ा बड़ा एक फूल का वो बुके लेके, इसका क्या हुआ? ये तोड़ा गया, उसके बाद काट के सजा दिया गया। मैंने एक बार हाथ में लिया, एक फोटो छपा। बजाय इसके अगर 10 किताबें देते जिनमें से अगर 4 मेरी पढ़ी हुई हैं तो मैं किसी और को दे देता, 6 नहीं पढ़ी हुई हैं तो मैं उन्हें पढ़ता, तो मेरा भी जीवन धन्य होता, आपका भी जीवन धन्य होता। इसलिए संकल्प लीजिए, अपने दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर कि आज से ये 2 काम करेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं कि आपने मुझे सोचा होगा कि कुमार विश्वास आया है, थोड़ी रोचक बातें होंगी, ऐसा ही सोचा था ना। लेकिन मैंने जो कहा वो आपको अच्छा लगा, आप सहमत हुए उससे? क्योंकि देखो, अब आप हमारी ताकत बचे हो। 75 वर्ष हो गए इस देश को। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस 75 वर्ष का वैभव देख पा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यशाली भी हैं कि आजादी के आंदोलन में जिन लोगों ने अपना जीवन दिया, हम उनके संघर्ष का समय नहीं देख पाए, उनके साक्षी नहीं हुए। मैं 70 के दशक की पैदाइश हूं, तो मेरा तो फिर भी सौभाग्य है कि मैंने पूजनीय दुर्गा भाभी जी के चरण स्पर्श किए हैं, मन्मथनाथ गुप्त को देखा है, सुखदेव जी के छोटे भाई मथुरादास थापर को देखा है, पास से देखा है, पर छोटा बच्चा था, ज्यादा समझ नहीं थी। लेकिन यह सौभाग्य का सूर्य हमको और आपको मिल रहा है कि हम 75 वर्ष में इस देश को देख रहे हैं जो विश्व की अग्रणी शक्ति के रूप में उभर रहा है। और हमारा यह भी सौभाग्य होगा कि 100 वर्ष पूरे होने पर यह देश जब विश्व की आध्यात्मिक, धार्मिक
चेतना संपन्न और अर्थतंत्र के रूप में विश्व की नंबर 1 शक्ति बनेगा, तब भी हमारा आप इसे देख पाएंगे। यहां जो प्रकाशक बैठे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, आपके ऊपर भी बड़ा हमला है। बाहर का प्रकाशक, मेरी जो सबसे बेस्ट सेलर पुस्तकें हैं उनके साथ यही होता है। बाहर का प्रकाशक मुझसे कहता है जी मुझे दे दीजिए, वो सब भारत में छपी है, भारतीय प्रकाशकों ने छापी है। बाहर का प्रकाशक पैसा ज्यादा लगा सकता है, लेकिन वो पैसा लगाएगा तो अपना एजेंडा भी फिक्स करेगा। बंबई में जो एक प्रोडक्शन हाउस विदेश का है, वो अमेरिका का केवल अपना एक ही शो भारत को बेचे हुए, जिसका नाम है बिग बॉस। एंडेमल कंपनी बनाती है, आप जानते हैं। एंडेमल कंपनी अमेरिका में बहुत अच्छे शो बनाती है। उनका सबसे पॉपुलर शो है स्पेल बी, वर्तनी को लेकर। उनका सबसे अच्छा शो है अमेरिकाज बेस्ट साइंटिस्ट, वो भारत में नहीं बनाते। सब सोची समझे षड्यंत्र हैं कि आपकी चेतना का हरण कैसे किया जाए, आपकी चेतना को विस्थापित कैसे किया जाए। ये जितना हो रहा है, जितनी महिलाएं यहां बैठी हैं, मुझे यहां जितने सीनियर मुझसे लोग बैठे हैं या मेरी आयु के लोग बैठे हैं, मुझे हृदय पर हाथ रख के बताइए, क्या भारतीय विवाहों में, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे भारत के किसी हिस्से में हो, क्या दुल्हन सफेद कपड़ा पहनती थी? पहनती थी क्या भाई? दूल्हा पहनता था क्या? ये बंबई में कुछ लोग हैं जिनकी दुकान इन्हीं बातों से चलती है। उनकी शादियां प्रासंगिक है। मैं जिसको देखता हूं शादी हुई है, राजस्थान में हो रही है, फना हो रही है, मैंने कहा शादी है, शोक सभा है, सभी सफेद सफेद कपड़े पहने घूम रहे हैं। हमारे यहां तो शादी में जब तक लाल जोड़ा ना पहना जाए, जब तक लाल चूड़ियां ना पहनी जाए, ये आपको सामान बेचने की योजनाएं हैं। मनुष्य को लोहा बना दो, उसकी संवेदनाएं खत्म कर दो और बाजार में चुंबक का गुण भर दो। आप बाजार गए, इसीलिए मैंने पहले वक्त कहा बेटा तुमसे, अच्छा जीवन और सुखी जीवन, इन दोनों में अंतर है। हो सकता है अच्छा जीवन जी के आप उतने सुखी ना हो पा रहे होगे, लेकिन आप मनुष्यता को सुखी करोगे। किताब पढ़ने से आपके अंदर यह रोशनी आएगी। जब आप विश्व युद्ध का इतिहास पढ़ोगे, जब भारत की आजादी का इतिहास पढ़ोगे, तो पहले प्रधानमंत्री कहां चूके ये कैसे पता चलेगा? एमओ मथाई की माई डेज विद नेहरू पढ़ोगे, मनोहर मालगोनकर की गांधी एसेसिनेशन पढ़ोगे, गोपाल गोडसे की गांधीवत पढ़ोगे। दोनों पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ोगे? मुझे ये भी पढ़नी पड़ेगी। मुझे पता चलना चाहिए कि किसी में इतना गुस्सा क्यों था, और मुझे पता चलना चाहिए कि किसी की गलती की ऐसी सजा नहीं दी जा सकती। दोनों पक्ष मुझे पता चलने चाहिए। उसके बाद मेरी चेतना का परिष्कार होकर मैं एक नवनीत निर्णय निकालूंगा। अन्यथा तो ये जो आ गया है ना, ये सुबह ही सुबह, इसमें इतना कचरा आएगा, इतना कचरा आएगा, अभी किसी प्रोसेस नहीं कर पाओगे। और दूसरा बड़ा जो हमला आपके बीच आ रहा है वो है एआई का। जिसको तुम सोच रहे हो ना ये अच्छा आ रहा है, ये क्या है? ये माया है। अभी कहा विनोद भाई ने कि रामकथा के प्रसंग के माध्यम से कुमार जी बताते हैं, मुझसे कोई कह रहा था एआई कहां है रामकथा में, परसों ही। आपको पता है खर और दूषण भगवान को मारने के लिए गए, शूर्पणखा की नाक कट गई, दोनों भाई 15-15 हजार सैनिक लेके गए। तो कथा क्या कहती है, गोस्वामी जी क्या कहते हैं, वाल्मीकि रामायण क्या कहती है कि 15-15 हजार सैनिकों की पुतलियों में राम जी का और लक्ष्मण जी का चित्र बना दिया और कहा ये जहां दिखे वहां टूटो। ये क्या है? कमांड बटन। ये कमांड बटन है एआई का, रोबोटिक्स है। रॉबर्ट को बताया गया कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये छवि का आदमी इस थर्मल सेंस का जहां दिखे उसे मारो। लेकिन भगवान उससे पहले, उससे उन्नत शिक्षा महर्षि विश्वामित्र से ले चुके थे। भगवान ने एक कमांड बटन दबाया और केवल फिगर बदल दी। हर सैनिक की आंख में, हर सैनिक के चेहरे पर राम जी दिखाई देने लगे, लक्ष्मण दिखाई देने लगे। 15-15 हजार सैनिक एक दूसरे से कटकर मर गए। और गोस्वामी जी ने लिखा एक बाण काटी सब माया, भगवान ने एक बाण से सारी माया को काट दिया। ये एआई है। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हुआ है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीमे धीमे आपकी मानवीय संवेदना पर हमला करेगी। अब तो लोग बाग प्रपोज करने के लिए एक राइम चाहिए कविता की, लड़की से बोलनी है, उसे एआई से लिखवा रहे हैं। हाँ, बच्चे मैं देखता हूं, ऐसा थोड़ी है कि मैं 54 का हो गया हूं तो मुझे तुम्हारी हरकतें नहीं पता है।
मुझे सब पता है। तुम जिन रास्ते पे जा रहे हो बेटा, उन पे हमारी धर्मशालाएं हैं। इस देश को प्रेम करना और प्रेम कविताएं गाना हम ही ने सिखाया एक समय में, लेकिन हमने लिखी थी चेतना से। हमने वो महक महसूस की थी। छज्जे पर आधे आंचल का टुकड़ा कि उसी का है कि उसकी बहन का है, ये संशय हमने महसूस किया था। तुम लिखवा रहे हो एआई से। तो संवेदना मशीन की है, मनुष्य की नहीं है। और मनुष्य की संवेदना मशीन की संवेदना से सदा ऊपर रहेगी। अगर मशीनों की संवेदनाएं ही बड़ी होती तो बहुत दिक्कत हो जाती, फिर तो विश्व चलता ही नहीं। तो मनुष्य की संवेदना अक्षर गढ़ेगा। इसलिए अक्षर को क्या कहते हैं? अक्षर। भगवान ने जब गीता सुनाई तो प्रसंग आता है कि समय ठहर गया। मैं छोटा था तो सोचता था कि यार 700 श्लोक सुनाए भगवान ने, हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, और अंत में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। 700 श्लोक सुना। जब ये 700 श्लोक चल रहे थे तो बाकी लोग क्या कर रहे थे भाई? इस बीच में क्या था मामला? दुर्योधन क्या कह रहा था दुशासन से? चल सिगरेट पियाए, क्या चल रहा था? या पिता में भीष्म क्या कर रहे थे? क्या मेरी विटामिन की गोली ला दो? ये एक आप सैन्योर भय मध्य, सेना के मध्य में मेरा रथ है, हे कृष्ण ले चलो, और बीच में खड़े होकर उसने कहा कि मेरे को तो पसीना आ रहा है, मैं तो, मेरे हाथ से तो ये धनुष गिर रहा है। भगवान ने कहा कि ये मत कर, तो वह प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। और समत्व भाव से कर, तो वो समत्व पूछने लगा। प्रज्ञावादेश भाषिष, बुद्धिमानों की भाषा बोलने लगा। ये जो प्रज्ञावादी भाषा है ना, केवल प्रज्ञावाद के लिए बहुत दुखी करती है। बौद्धिक जो होते हैं ना, केवल बौद्धिक, दिल्ली में तो हमने इन्हें एक विश्वविद्यालय में बंद कर रखा है, एक जगह घेर रखी है, उसी में ही है। उनका 24 घंटे काम प्रश्न उठाना ही है, अलग से नहीं है। उनका हमने बनाया है कि इसमें बंद करो इनको। जिसने सीटी बजाई वो समझ गया कि कौन सा विश्वविद्यालय है। किसी किसी आदमी का काम होता है कि वो केवल प्रश्न करता है। पेड़ पे गिलहरी चढ़ रही थी तो बंदर ने कहा कि क्यों चढ़ रही है, क्या करेगी? अरे भाई वो चढ़ रही है। उसने कहा कि मैं सेब खाने जा रही हूं। बोले मूर्ख हो तुम, बेपढ़े लिखे लोग हो, आम का पेड़ है। उसने कहा मूर्ख तू है, मैं अपना सेब लेके चढ़ रही हूं। तो कुछ होते हैं जो केवल प्रश्न करते हैं। उन्हें 24, वो अपने पैदा होने से असहमत है एक्चुअली। वो मुझे लगता है असहमति नहीं पैदा हो गए होंगे। हाँ, हो सकता है कि तय नहीं हो पाया। मैं उन्हें अक्सर देखता हूं, कोई भी बात बोलो, अरे साहब भाई कुछ तो शोभन हो रहा होगा। जैसे दो तरह के हैं, आप मीडिया में भी देखिए, मुझे माफ करिए मीडिया के मित्र बैठे। बजट आएगा, अब ये लोग बजट लाएंगे, नेता लोग। भाई ये जो बजट लाए हैं, ये क्या दुश्मन है देश के? ये राज्य के दुश्मन है? कुछ तो अच्छा लाए होंगे। पहले से ही विपक्ष तय करेगा, किसान विरोधी बजट है, नौजवान विरोधी बजट है, वियतनाम विरोधी। अरे भाई एक ये है, इनको लगता है कि 47 से लेके आज तक कुछ हुआ ही नहीं, यही पहली बार बजट लाए। तो ये कैसे है? ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम भारत की आर्थिक नीति, भारत की अर्थतंत्र की मर्यादा, जो रामचरितमानस में है, जो हमारे नीति ग्रंथों में है, जो विदुर नीति में है, जो भीष्म संहिता में है, जो हमारे यहां कुंतक ने कहा है, जो आचार्य चाणक्य ने कहा है, इन सबकी अर्थनीतियां। मैंने एक बार एक बात कहीं बोल दी थी, पूरे पार्लियामेंट में वो बात हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने भी बोली, सबने उसका उल्लेख किया। मैंने नहीं बोली थी, वो थी भैया पहले से, आपको पढ़नी चाहिए थी। आध्यात्म रामायण में थी और वहीं से बाबा तुलसीदास जी ने मानस में लिख दी। जब मनाने के लिए भरत पहुंचे तो भरत के साथ तो गए नहीं भगवान। भगवान ने पूछा कि भाई ठीक है जाओ, कैसे कैसे चला रहे हो अपनी सरकार? भैया ऐसे चला रहा हूं, ऐसे चला रहा हूं। किसके कहने से राय लेते हो? भरत ने कहा अमात्यों के, मंत्रियों के। भगवान ने क्या कहा? मंत्रियों के अतिरिक्त उस विषय के ऐसे विशेषज्ञों की गुप्त राय लो जिनका व्यापार तुम्हारे कारण हित अनहित में ना जाता हो। कितनी अद्भुत बात है। आज जो सरकार पॉलिसी मेकर्स के अलग सैंपल लेती है,
इंटरनेशनल एजेंसीज लेती है, मैकेंजी को लेती है, अर्नेस्ट एंड यंग लेती है कि आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। ये वही काम है। भगवान ने पूछा टैक्स कैसे ले रहे हो? हमने पूछा। भरत ने कहा भैया जैसे लेते हैं। नहीं, हम सूर्यवंशी हैं, टैक्स सूर्य की तरह लो। भरत ने पूछा सूर्य से कैसे? बोले जैसे सूर्य पृथ्वी पर अपनी प्रकाश की किरणें डालता है, गर्मी डालता है और पानी सोखता है समुद्र से समुद्र के स्तर का, पोखर से पोखर के स्तर का, गिलास से गिलास के स्तर का। यानी कि बड़े सेठ से ज्यादा लो, मुझसे कम लो, बच्चों से बिल्कुल मत लो। सरकार को ऐसा करना चाहिए। और क्या करता है इस कर का, जो इस कर को इकट्ठा करके बादल बना देता है। और बादल कहां बरसता है? जहां पानी की जरूरत होती है। और कैसे लो टैक्स ये भी बता रहा है। आपको कल पहुंचना है बड़े पदों पर। और तावड़े जी, मुझे मंत्री नीचे बैठ के इसलिए नहीं सुनते, मैं जानता हूं आप तेज हो। ऐसा नहीं कि आप मुझे प्रेम करते हो इसलिए नीचे बैठ के सुन रहे हो। आप भी जानते हो कि मुझे नीचे बैठ के जिसने सुना वो प्रधानमंत्री बना है। तो कुछ नहीं तो मुख्यमंत्री तो बनोगे ही। हाँ, वो भी 2006-7 में नीचे बैठ के ही सुनते थे। और हमारे मुंह से एक बार 6 में निकल गई थी कि प्रधानमंत्री बनोगे, 14 में बनी गए। तब से हमको दूसरी पार्टी वाले ढूंढ रहे हैं कि भाई साहब हमारे वाले के लिए बोल दो। मैंने कहा इसे पहले बिठाओ तो सही सामने लाके। तो कहा कि टैक्स कैसे लो? जब लो टैक्स तो पता ना चले। जब सूरज पानी खींचता है समुद्र से और आपके रखे हुए गिलास से तो आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन जब उसे बादल बना के वो बरसाता है तो सबको पता चलता है। गोस्वामी जी कहते हैं बरसत हर्षत सब लखें, जब बरसे तो सब देखें कैसे प्रसन्न होगा। सरकार जब पुल बनाए तो लोग कहें गडकरी जी ने क्या सड़क बना दी है, वाह शानदार काम कर दिया। पूरे देश में जहां चले जाओ महाराष्ट्र के एक बेटे का प्रशंसा होती रहती है। कहीं चले जाओ कि साहब सड़क तो अद्भुत कर दी गडकरी ने। बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखे न कोय। और जब पानी निकाले तो कोई देखे ना। तुलसी प्रजा सौभाग्य से, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रजा के सौभाग्य से भूप भानु सो होए। राजा को कैसा होना चाहिए? भानु जैसा होना चाहिए, सूर्य जैसा। बेटा ये आएगी कैसे बात? ये पता कैसे चलेगी? जब मानस पढ़ोगे। अगर रामचरितमानस कपड़े में लपेटी हुई है ना, अगर पूजा के खाने में ही रखी रही दादी के पास में, तो भैया ऐसे ही पड़ी रहेगी, आपके पास तक ना पहुंचेगी। तो आज के बाद जितने बच्चे यहां आए हैं, फंस गए आज ये मेरे क्लास में, ये इनके साथ धोखा हो गया। ये सोच के आए थे कि कविता सुनने को मिलेगी, यहां मैंने ज्ञान सुना दिया इन्हें। क्योंकि मुझे उम्मीद तुमसे है। मुझे उम्मीद, जो हमारे आयोजक हैं वो तो केवल तुमको एक परिसर दे सकते हैं, जो हमारे विनोद भाई जैसे जनप्रतिनिधि हैं वो तुम्हारे लिए इस अवसर को उपलब्ध कराने की योजना बना सकते हैं। लेकिन इस अवसर को भविष्य के भारत के लिए एक स्वर्ण पृष्ठ के रूप में तैयार करने का जो कौतुक, कौतूहल और क्षमता है वो केवल तुम में है। वो तुम ही कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास आयु है, क्योंकि तुम्हारे पास सर्जना है। इसलिए पुस्तकें पढ़िए। भारत शब्द का तो अर्थ ही भा अर्थात प्रकाश, भा अर्थात ज्ञान, और रत माने लगे रहना। जो देश ज्ञान की साधना में अनवरत लगा रहे उसे भारत कहते हैं। आप सब विश्व के दूसरे देशों में जाएंगे, हमारे सब मेहनी अतिथि विश्व के देशों में गए हैं, मैं भी गया हूं। किसी देश में चले जाइए आप, कुर्ता पजामा पहनता हूं, कुर्ता धोती पहनता हूं, तो लंदन की ट्यूबलर में नीचे अंडरग्राउंड में बगल में बैठा हुआ जर्मन आदमी, इंग्लिश आदमी, यूक्रेन का आदमी आपसे पूछता है फ्रॉम विच कंट्री यू आर। मैं कहता हूं आई एम फ्रॉम इंडिया। फिर वो कहता है इंडियंस वेरी गुड इंजीनियर्स, वेरी गुड डॉक्टर्स। ये हिंदुस्तान नया बना है, हिंदुस्तान नया बना है। ये जो आपकी वैश्विक पहचान हुई है, इसलिए नहीं, सरकारों की अनुकूलता तो अवसर उपलब्ध कराती है, इसलिए कि हम सब 140 करोड़ लोग मेहनत कर रहे हैं। वरना कभी आपने सोचा था कि यूक्रेन में दो देशों के गोलों के बीच में अगर कोई व्यक्ति तिरंगा लहरा दे तो दोनों सेनाएं उसको सैल्यूट करके घर छोड़ के आती हैं? कि देखा था आपने? क्या हमने कभी यह देखा था कि हमारे यहां खदान में
कुछ मजदूर फंस जाएं और 140 करोड़ का देश प्रतिपल उनके बारे में चिंतित हो, चलते चुनाव में प्रधानमंत्री चिंतित हो, मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री वहां बैठकर निकलवाने की कोशिश कर रहा हो। ये जो भारत के प्रत्येक नागरिक की चेतना को रेखांकित करने का युग प्रारंभ हुआ है, ये पुस्तक मेला आज उसमें एक नींव का बड़ा पत्थर गढ़े, इसकी शुभकामना आप सबको देनी चाहिए एक दूसरे को, और तैयार रहना चाहिए। मैं चलते चलते आपको कुछ मुक्तक सुना देता हूं, कुछ कविताएं सुना देता हूं जो आपका मन है। और मुझे फ्लाइट पकड़नी है, हमको और विनोद भाई दोनों को दिल्ली जाना है। इनको तो जाना पड़ता है, मुझे जाना है, जो कि मेरा घर वहां है और इनका मुख्य कार्य वहां है, दिल्ली ही इनका मुख्य कार्य है। लेकिन कुछ एक मुक्तक मैं सुनाता हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। कि मैं अपने गीत गजलों से, बहुत अच्छे, ये आवश्यक है, पीछे वालों से उम्मीद मत करना, ये भी तुम ही करोगे, वाह वाह जितनी भी करनी है। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। ये जो कुर्सियों पर बैठे लोग हैं, आप लोग लाए गए हो कि आए हो? आए हो तो तुम भी वाह करो यार। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। कभी भी अंधेरा घिरे जिंदगी में, कभी भी परेशानी का पल आए, जो छत्रपति महाराज शिवाजी के वंशज हो, ये दो पंक्तियां मेरी सुनना और इस आकाश को कोलाहल से भरना। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। संभालना अगली पंक्ति। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। वाह करो तुम सारे, तो मोबाइल लेके बैठ गए, इसे रखो, यही सबसे खतरनाक चीज है, नीचे रखो। इस क्षण का इसी समय आनंद लो, रिकॉर्ड करके क्या करोगे? अभी जो जीवन है इसी का आनंद लो। हवा जब चलती है सुंदर वाली बसंत की, तो रिकॉर्ड थोड़ी करी जाती है, उसका आनंद लिया जाता है। हवा चल रही है, इसका आनंद लो। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। अब तुम्हारे लिए लड़कों 2 लाइन आ रही हैं, इन्हें भेज देना, कार्य सिद्धि होगी। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के, तुम्हारी सो के गुजरी है हम। अच्छा, एक मुक्तक मैं इसलिए सुनाता हूं, सुनाता नहीं हूं, मैं थोड़ा सा परिहास करता रहता हूं। देखो, मुझे बुलाने का रिस्क लेने के बाद आयोजकों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके साथ अब क्या होगा। तो विनोद भाई, आपने मुझे बुला तो लिया, अब मैं ऊपर हूं, माइक मेरे पास है। 4 पंक्तियां मैं अपने आत्मीय मित्र विनोद तावड़े जी को समर्पित करता हूं। इन्हें आप यूं सुनिएगा कि जैसे उद्धव जी एकनाथ जी के बारे में इन्हें समझा रहे हैं। कि बहुत टूटा बहुत बिखरा अब तेरे सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया।
अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं राज का किस्सा। कभी तुम सुन नहीं पाए, कभी मैं कह नहीं पाया। मैंने कुछ कहा, कुछ नहीं कहा कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये भी कंटिन्यूशन में है। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। तावड़े जी, मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले। ये प्रेम की कविता है, राजनीति का कोई मतलब नहीं है इसमें। तुम गलत है तो लगा रहे हो। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि कविता ऐसी लिखो जो हर जगह काम आए। एक मुक्तक और सुना देता हूं, हालांकि ज्यादा सुना दिया मैंने, समय की भी सीमा है। जो आपने बहुत मन से जो पसंद करते हैं, मतलब हर भाषा में उसका अनुवाद हुआ है, विश्व की सारी भाषाओं में वो गाई जाती है। आप गाएंगे मुझे पता है कि कोई दीवाना कोई मगर धरती की मुझे क्यों बुलाया मलिक फिर? मगर धरती की बेचैनी को बस मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर। पंक्ति समाप्त हो तो बताना। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर, ये तेरा दिल समझता है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक विशेष बात आपसे साझा और करता हूं कि ये जो हम आज आनंद के पर्व पर बैठे एनबीटी के माध्यम से, अगर ये मेरा 1 घंटे आपके साथ बैठना 10 वर्ष बाद ऐसे परिवर्तित हो कि मुझे विश्व के किसी महत्वपूर्ण काम को करते हुए बंबई में, दिल्ली में, कहीं भी आप में से एक बच्चा मिले और मुझे कहे कि सर उस दिन आप आए थे, उस दिन के बाद से किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी और आज मैं इस प्रशासनिक पद पर हूं, आज मैं राजनेता हूं, आज मैं व्यापारी हूं, तो मुझे लगेगा कि मेरा आना सार्थक हुआ। मैं एनबीटी को, फर्गूसन कॉलेज को, पुणे को, हमारे प्रिय मित्र और आपके यशस्वी और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि जिन्होंने शिक्षा में अद्भुत काम किया, वो जो आपने गांव में पुस्तकालय बनाया, उससे पहले मैंने वो केवल लंदन में ही देखी थी चीज, आज आपने भारत में भी की। मैं विनोद भाई आपका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे पुनः मिलने की शुभकामनाओं के साथ, आशीर्वाद के स्नेह की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।